नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और उनकी प्राप्ति के क्या स्रोत हैं। कल हम लोगों ने समझा था कि जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी समूह और सी को। आज हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो प्राणी जगत से प्राप्त होता है, ठीक है। और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला विटामिन ए को हम कैरोटीनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है तो उसको हम कैरोटीनॉइड के नाम से जानते हैं, और जब हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है तो उसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम मैकोलन ने किया था और ये सभी विटामिनों में सबसे पहले खोजा गया था। इसका प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया था और विटामिन ए का पता लगाया था, ठीक है। अब हम जानेंगे कि विटामिन ए की प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। तो विटामिन ए कैरोटीन, जो कि पीले रंग के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, ठीक है। जितने भी पीले फल है और भी खाने की चीज़ें होती हैं वो उन सबों से हमें कैरोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। यकृत, दूध, मछली का तेल, जिसको हम कॉड लिवर ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। अब आता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हम वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे लाल ताड़ का तेल, गाजर, सहजन के पत्ते बीटा कैरोटीन के उत्कृष्ट स्रोत माने जाते हैं। मतलब इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। मक्खन, घी, पपीता, मूली को बीटा कैरोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। मतलब कि उत्कृष्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ताड़ का तेल, गाजर, सहजन के पत्ते इत्यादि में मिलते हैं, और मक्खन, घी, पपीता में उत्तम मतलब मध्यम वर्ग का ये पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन ए मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। रेटिनॉल, एल्डिहाइड, रेटिनाइक अम्ल और विटामिन A2, ठीक है। रेटिनॉल प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड आंखों में उपस्थित होता है, जो आंख की रेटिना है और इसके कोन में जो राड होता है उसमें उपस्थित होता है, जिसको हम रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेटिनाइक अम्ल ये क्या करता है, शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, रेटिनाइक अम्ल, ठीक है। विटामिन A2 ताजे पानी एवं मछलियों के यकृत से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विटामिन ए के 4 रूप हैं, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए का कार्य क्या है, ठीक है। तो विटामिन ए आंखों की सामान्य वृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। एपिथेलियम ऊतक वे ऊतक होते हैं जो कि शरीर के विषाक्त को बाहर निकालते हैं और नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो ये एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में आवश्यक होता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। संक्रमण का प्रतिरोधक माना जाता है विटामिन ए को, ठीक है। ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है और प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी जो विटामिन ए है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सभी विटामिन ए के कार्य हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग: रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, बिटॉट स्पॉट, कंजक्टिवाइरोसिस, कैरोटी मलेशिया, जीरोसिस कॉर्निया, ये सभी क्या है, आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, बिटॉट स्पॉट, कंजक्टिवा, कैरोटी मलेशिया और जीरोसिस कॉर्निया, ये सभी
आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन ए की कमी से श्लेष्मिक झिल्लियां जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं और प्रजनन शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मांसपेशियों के संकुचन में भी प्रभाव पड़ता है और फाइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है, जिसमें जो स्किन होता है, त्वचा होता है, वो रूखा सूखा हो जाता है। तो ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में लगातार ऐंठन रहती है, दर्द होता है और भूख भी कम होने लगती है। तो इसलिए किसी भी चीज का सही मात्रा में सेवन करना चाहिए। विटामिन ए को भी हम माइक्रोग्राम में ही मापते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील दूसरे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसे विकृति नाशक विटामिन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और D3। ठीक है, D2 पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जिसे आल्गेस्टेरॉल भी कहते हैं और यह क्रिस्टल रूप में होता है और इसी को प्रोविटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन D2 को। ठीक है, विटामिन D3 को मछली के तेल से प्राप्त किया जाता है और इसे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये पूर्ण रूप से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अब हम देखेंगे कि विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो अस्थियों का निर्माण करता है, यानी कि ये हड्डियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो हड्डियों का निर्माण ये कैसे करता है? कैल्शियम और फास्फोरस पर क्रिया करके, यानी कि कैल्शियम एवं फास्फोरस पर अपना क्रिया करता है और फिर उसी से अस्थि का निर्माण यानी कि हड्डी का निर्माण करता है हमारे शरीर में। ठीक है, यह दांतों की मजबूती के लिए भी आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जो कि बच्चों में होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। ठीक है, टिटेनी ये भी बच्चों में ही होता है, लेकिन इस रोग में क्या होता है कि बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो ये टिटेनी रोग हो जाता है। अस्थि मृदुलता, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं, और यह रोग वयस्कों में होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है वो वृद्धों में होती है और ये हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि 50-60 से पार होते हैं, उनके पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और उसमें दर्द होता है, तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस उसका नाम है। ठीक है, जो कि वृद्धों में होता है। और दांतों का सड़ना, दांत सड़ने लगते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की अधिकता से हाइपरकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। वैसे तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य के प्रकाश को माना जाता है और सूर्य के प्रकाश को हम हार्मोन्स की संज्ञा भी देते हैं, मतलब कि ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत भी है और इसको हम हार्मोन्स की संज्ञा भी देते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के अलावा मछली के तेल से भी प्राप्त होता है। ठीक है, और यह भोज्य जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं इनसे नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से किसी भी विटामिन का संतुलित मात्रा में सेवन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन ई कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन ई मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, टेकोफेरॉल और टेकीफेरॉल। टेकोफेरॉल अत्यधिक क्रियाशील रूप में होता है और टेकीफेरॉल जो है वो शरीर में निष्क्रिय रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो टेकोफेरॉल है वो हल्के पीले रंग के होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और ताप के प्रभाव में भी ये
स्थिर रहते हैं। ठीक है, क्षारीय माध्यम में आने पर ये नष्ट हो जाते हैं। और विटामिन ई जो है वो ऑक्सीरोधक पदार्थ के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकारक नहीं हो पाता है विटामिन ई की उपस्थिति में, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये ऑक्सीकारक नहीं हो पाता है। ठीक है, विटामिन ई का संश्लेषण यकृत और मांसपेशियों में होता है, यानी कि ये जो विटामिन ई है वो यकृत और मांसपेशियों में एकत्रित होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, देखेंगे कि विटामिन ई का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होता है, प्रजनन में सहायक होता है और कोशिकाओं के रचनात्मक एकता को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के उपापचय में विटामिन ई सहायक होता है। और इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसको देखेंगे। प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है, जो प्रजनन क्षमता है उसकी कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, यकृत नेफ्रोसिस वो बीमारी होती है जिसमें यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइटिस रक्त अल्पता हो जाती है। इरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस रक्त अल्पता हो जाती है विटामिन ई की कमी से, और मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन बनी रहती है। यही नहीं, विटामिन ई की अधिकता से शरीर में विषाक्तता भी हो जाती है। रोज 3 से 4 ग्राम अत्यधिक मात्रा में लेने से शरीर में विषाक्तता हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत का भी संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी विटामिन का संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि विटामिन ई का स्रोत क्या है। तो विटामिन ई का स्रोत गेहूं व मक्का के भ्रूण में ये पाया जाता है और यह वनस्पति तेल से भी प्राप्त होता है। ठीक है, फल एवं सब्जियां जो हैं वो इसके निष्कृष्ट स्रोत हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर विटामिन ई को अल्फा बीटा टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील चौथा विटामिन विटामिन के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्लड को बहने से रोकना। ठीक है, विटामिन के मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, K1 और K2। K1 को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है और K2 को फैंकीक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फाइलोक्विनोन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और फैंकीक्विनोन सड़ी गली मछलियों में प्राप्त होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से स्वयं ही नष्ट भी हो जाता है। विटामिन के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अनाज, दूध एवं दूध से बने पदार्थों में भी ये पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। मांस, मछली, अंडा में भी ये पर्याप्त मात्रा में होता है। टमाटर, कद्दू, केला, संतरा और इसके अतिरिक्त अन्य फलों में ये निकृष्ट रूप से पाया जाता है। अब देखेंगे हम विटामिन के का कार्य क्या होता है। तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहयोग देता है, कार्य करता है। अगर विटामिन के शरीर में न हो तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और उसकी वजह से व्यक्ति की दुर्घटना में मौत भी हो जाती है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन का निर्माण में ये सहायक होता है। जो विटामिन के है वो प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन के निर्माण में भी सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं और ये रुधिर वाहिनियां होती हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है और रुधिर वाहिनियों से प्लेटलेट्स के तत्व निकलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं वो आकर के कैल्शियम के साथ क्रिया करते हैं। जब ये कैल्शियम के साथ क्रिया करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम का निर्माण होता है, जो कि हिपैरिन रक्त की सक्रियता को नष्ट कर देता है, जो
फ्लो होता है रक्त के बहने के, उसकी सक्रियता को जो हिपैरिन है वो नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय रूप से थ्रोम्बिन में उसको परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार से जो फाइब्रोजन और रुधिराणु होते हैं वो दोनों आपस में आकर के फंस जाते हैं और रुधिर को, रक्त को बहने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन के निर्माण में विटामिन के का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, इसीलिए इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन के की कमी से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, विटामिन के रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक होता है, और जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और जब भी व्यक्ति का दुर्घटना होगा तो उसकी मौत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोजन, विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोजन का कमी हो जाता है, जो कि रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, और विटामिन के जो है वो इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। कभी कभी जब सीरियस केस होती है तो उस समय विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, यह माता के दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कभी भी डॉक्टर बच्चों के लिए माता का दूध ही आवश्यक मानते हैं, और जब कंडीशन नहीं होती है माता का दूध देने का तो वो गाय का दूध देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बच्चे के अस्थियों के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और यह इसके अतिरिक्त अनाज, दालें, मांस, मछली, सब्जियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के बारे में, और उनकी प्राप्ति के क्या स्रोत हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, इन सभी को आज हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर